हो गया। हाँ, लैंडाउ थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन, हमने यहां पर क्या देख रहे हैं, एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं या फिर क्रिस्टल, ठीक है, सिस्टम या क्रिस्टल दोनों एक ही चीज है। अब ये जो क्रिस्टल है इसमें हमको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? जब ये जो क्रिस्टल है किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर या अदर एक्सटर्नल पैरामीटर्स है वो वैरी करेगा, तो क्रिस्टल में भी हमको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ नहीं, फेज ट्रांजिशन ही है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स ऐसे लिख लेते हैं, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन। ठीक है, देखना ध्यान से, ये थ्योरी वाला क्लास है, इसमें डेरिवेशन भी आएगा पर दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी। तो टेम्परेचर वेरी हो रहा है या एक्सटर्नल पैरामीटर वेरी हो रहा है तो क्रिस्टल में अपने को क्या देखने को मिलेगा? चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि फेज ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और ये जो फेज ट्रांजिशन है वो हमको कहाँ मिलेगा? अकर्स बिटवीन वन फेज टू अनदर फेज, वन फेज टू अनदर फेज। जैसे सपोज कर लेते हैं, क्रिस्टल पहले ऐसे दिख रहा था, है ना, ट्रांसफॉर्म होने से पहले। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ ये इस तरीके से दिख रहा होगा, सपोज कर लेते हो। ये सिस्टम अब ऐसा दिखने लग गया आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज हो गया। तो वी नो दैट इन फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ध्यान से समझते रहना, ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में सिस्टम जो है कहां पर फेज ट्रांजिशन शो करेगा? सिस्टम फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो है फेज ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन पैरा इलेक्ट्रिक एंड फेरो इलेक्ट्रिक, है ना। यहां पर हमको फेज ट्रांजिशन कहां कहां पे देखने को मिलेगा? फेज ट्रांजिशन occurs between ferroelectric and paraelectric, फेरोइलेक्ट्रिक फेज एंड पैराइलेक्ट्रिक फेज। ठीक है, फेरोइलेक्ट्रिक का मतलब यहां पर पोलराइजेशन नॉट इक्वल टू जीरो और पैराइलेक्ट्रिक मींस पोलराइजेशन इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन याद रखना है अपने को। ठीक है, तो ये हो गया फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पे। अब आगे आएंगे, फेज ट्रांजिशन है तो फेज ट्रांजिशन को दो तरीके से समझ सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन फेज ट्रांजिशन और फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लो, उसको पॉज करो। इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो कल के क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को देखा था। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि किसी भी सिस्टम का पोलराइजेशन चेंज होता है। कैसा चेंज होता है फर्स्ट ऑर्डर में? कंटिन्यूअसली या डिसकंटिन्यूअसली? डिसकंटिन्यूअसली। कहां पर चेंज होता है? और एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, टीसी में नहीं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलोगे, क्योंकि वो ट्रांजिट होते होते टीसी पे पहुंचेगा ना, इसलिए डायरेक्ट टीसी ना बोल के क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या बताता है? शॉर्ट में लिख लेते हैं, पोलराइजेशन चेंजेस कैसा? डिसकंटिन्यूअसली। एट कहां पर? ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। एंड देयर इज latent heat is involved, latent heat is involved। ठीक, तो ये सब प्रूफ करेंगे। ये जो दिख रहा है अभी, जो लिख रहे हैं थ्योरी में, ये सबको हम लोग मैथमेटिकली अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर में, इन सेकेंड ऑर्डर, शॉर्ट में लिख देता हूं ना फेज ट्रांजिशन को, पी करके,
इन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन यहां क्या होता है, यहां पर P changes discontinuously, continuously. At transition temperature and there is latent heat involved or not, there is no latent heat. ठीक है, ये चीज है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड। तो आपको फिलहाल तो अभी याद रखना है, फिर जब पर्टिकुलरली इन दोनों का टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर वाला और सेकेंड ऑर्डर, तो उसमें मैथमेटिकली इन सबको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तो एक एग्जांपल याद रखना, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना इस यूनिट को पूरा, है ना? तो सेकेंड ऑर्डर में एक एग्जांपल के तौर पे याद रखना, सेकेंड ऑर्डर जो फेज ट्रांजिशन होगा, जैसे फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक फेज भी लिख सकते हो, है ना? इसको पैरामैग्नेटिक फेज या स्टेट्स भी कह सकते हो। ठीक है, एंड नॉर्मल स्टेट्स टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के। याद रखना, थ्योरी में लिखने काम आएगा ये। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक से किधर चेंज हो रहा है? पैरामैग्नेटिक फेज में, नॉर्मल स्टेट या से सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो ये किसके एग्जांपल है? सेकेंड ऑर्डर के। याद रखना, फर्स्ट का कुछ एग्जांपल नहीं है, सेकेंड का ही याद रखना। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक, नोट करो इतना। अकॉर्डिंग टू लैंडाउ थ्योरी, अब हमें यहां पर ये जो सिस्टम में जितने भी चेंजेस हुए, है ना, कौन सा फेज ट्रांजिशन मिल रहा है, फेरो इलेक्ट्रिक वाला मिल रहा है या पैरा इलेक्ट्रिक वाला मिल रहा है, इन सबको एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लैंडाउ थ्योरी, जो फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी बोल सकते हो इसको, फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब क्रिस्टल। ठीक है, फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसको एक्सपांड करना है। इस फ्री एनर्जी को क्या करना है? हमको एक्सपांड करना है ना, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पैरामीटर। ठीक है, तो क्रिस्टल पे आ रहे हैं, सिस्टम कैसा अपना क्रिस्टल है, तो ये ऑर्डर पैरामीटर हम किसको ले सकते हैं? पोलराइजेशन को। ऑर्डर पैरामीटर किसको कंसीडर कर सकते हैं? पोलराइजेशन को। ठीक है, तो पावर सीरीज एक्सपांशन होगा, यहां लिख देते हैं पावर सीरीज एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पैरामीटर। ठीक है, सो फ्री एनर्जी डेंसिटी ऑफ TPE, इसको एक्सपांड करना है भाई। F क्या है? फ्री एनर्जी है, या सिंपली इसको फ्री एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हो। किसका फंक्शन है ये? T का, P का और E का। T क्या है? टेम्परेचर। P क्या है? पोलराइजेशन। P क्या है? पोलराइजेशन। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको याद रखना तुम लोग को, क्योंकि ये लैंडाउ थ्योरी में पहले से पढ़ चुके हैं। माइनस EP प्लस G0 प्लस हाफ G2 P स्क्वायर प्लस 1/4 G4 P टू द पावर 4 प्लस 1/6 G6 P टू द पावर 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कंसीडर कर लिया गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो अभी लिखने का नहीं है, ठीक, या पहले यहां बता देते हैं कि वेयर ई क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। P इज अ पोलराइजेशन, और G क्या है यहाँ, ये जो G2, G4, G6 ये सब क्या है, लैंडाउ कोफिशिएंट, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट कोफिशिएंट्स, जी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कोफिशिएंट्स। क्लियर, याद रखना इसको। लैंडाउ कोफिशिएंट मतलब एक ही है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कोफिशिएंट। ये जी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इस पूरे थ्योरी में अब हम जो डेरिवेशन डिराइव करने जा रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये जी, ठीक है। पोलराइजेशन ई वगैरह तो है ही, लेकिन सारा खेल कौन खेलेगा, जी से होगा। समझ में आ रहा है, ओके। अब ये एक और चीज आप लोगों पे क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सर यहाँ पर पी स्क्वायर है, पी टू द पावर 4 है, पी टू द पावर 6 है, इवन पावर लिए है ना, ऑड पावर्स क्यों नहीं लिए हैं, ऑड पावर्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लैंडाउ थ्योरी ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल हैज इन्वर्सन सिमेट्री, क्रिस्टल हैज इन्वर्सन सिमेट्री, और क्रिस्टल के पास इन्वर्सन सिमेट्री है, इस वजह से P, P क्यूब, P टू द पावर 5 ऑड वाले पावर्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, उसको कंसिडर नहीं करना है। इन्वर्जन सिमेट्री का मतलब कोई बता सकते हो, चलो कौन बताएगा इन्वर्जन सिमेट्री का मतलब, इधर मुंह नहीं छुपाना है। बीएससी फाइनल ईयर में पढ़े हो ना, रोटेशनल सिमेट्री, इन्वर्जन सिमेट्री नहीं पढ़े हो रे, बताओ बताओ, कुछ भी गलत बोलो। माधुरी, देखो माधुरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाला चीज आ गया कि नहीं। राघवेंद्र, ओजस्वी, बोलना है भाई, आंसर देना है, बोलो, कुछ तो बोलो रे, बिल्कुल भी याद नहीं है। इन्वर्स कोविड बैच बोल के बच नहीं सकते तुम लोग रे, तीनों साल कोविड में गए हैं। ठीक है। इन्वर्जन सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि जैसे एक क्रिस्टल बना, ठीक है, ये क्रिस्टल है सपोज, अब इसके सेंटर से है ना, इस क्रिस्टल के सेंटर से इसका मिरर इमेज देखोगे, ध्यान दो यहाँ पे, इधर क्रिस्टल के सेंटर पॉइंट से इसका मिरर इमेज देखोगे, किसका, क्रिस्टल का ही, तो मिरर इमेज में भी आपको ये सेम दिखेगा। क्या दिखेगा, ये सेम जो पोर्शन दिख रहा है ना मिरर इमेज में, वो उल्टा नहीं लगेगा, सीधा ही लगेगा, ठीक है। तो इसी वहीं से पहचानोगे कि क्रिस्टल कैसा है, इन्वर्सन सिमेट्री वाला क्रिस्टल है बोल के, याद रहेगा अब, ठीक है। इसीलिए इन्वर्सन सिमेट्री के कारण कौन कौन प्रेजेंट है इधर, पी स्क्वायर, पी टू द पावर 4, पी टू द पावर 6, ये सब प्रेजेंट रहेंगे। यानी इस इक्वेशन में पी स्क्वायर, पी 4, पी 6 से आप पता लगा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि सिस्टम जो है कैसा है, इन्वर्जन सिमेट्री वाला सिस्टम है। क्लियर है यहां तक सभी को, हो जाएगा। हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर फॉर सिस्टम्स, एक मिनट ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर सिस्टम्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये जो f है उसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू 0 कर देना है। मतलब सिस्टम के इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फ्री एनर्जी को मिनिमाइज करना है, इसका मिनिमा कंसीडर करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, df अपॉन dp इज इक्वल टू क्या, 0। ये कौन सा कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा अगला काम क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है कि नहीं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, एफ फ्री एनर्जी, ये
फ्री एनर्जी या हेल्प होल्ड एनर्जी नहीं बोलते हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, वो चीज। देखो तो इधर पे बाद में लिखना, लिखने के लिए समय देंगे। इधर देखो, फोकस करो, डिफ्रेंशिएट करें इधर तो 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एफ अपॉन डी पी। क्या है उधर पे, माइनस ई, जी जीरो तो खत्म, फिर प्लस 2/2 हो जाएगा G2P, फिर प्लस G4P क्यूब प्लस G6P5। ठीक, इतना ही लिखते हैं, हायर पावर को कंसीडर नहीं करते, ज्यादा उधर तक जाना ही नहीं है। ठीक है, बाकी टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये सब नेग्लिजिबल भी हो जाता है। यहां तक समझ में आ रहा है? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहां से मैं और क्या कर सकता हूं, माइनस ई को 0 के साइड भेज सकते हैं। ठीक है, तो वही कर देते हैं पहला काम। E बराबर G2P प्लस G4P क्यूब प्लस G6P टू द पावर 5। अब नेक्स्ट स्टेप में और क्या कर सकते हैं, यहां से P कॉमन निकाल सकते हैं सबसे, है कि नहीं? तो E इज इक्वल टू P कॉमन कर दिया तो G2 प्लस G4P स्क्वायर प्लस G6P टू द पावर 4। ठीक, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2A और इसको कर लेते इक्वेशन नंबर 2B। समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा बहुत ठीक लगा टॉपिक? अब लगा कि नहीं लगा? वैष्णवी, अच्छा लग रहा है? क्या समझ में आ रहा है तुमको? तुम तो लेट से आई हो ना। पॉज करो, इधर देखिए। अब इक्वेशन नंबर 2A और 2B, इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है हमको? क्या दिख रहा है कि पोलराइजेशन जो P है, पोलराइजेशन P डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट कोफिशिएंट G। किस पर डिपेंड है? G मतलब G2, G4, G6 ये सारे आ गए इसमें, है ना। किस पे डिपेंड है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड E और टेम्परेचर डिपेंडेंट कोफिशिएंट G पर। क्लियर है? यहां से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब जो है, अब हम इन इक्वेशंस को अगर सॉल्व करने जाएंगे, क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें दिखेगा कि सिस्टम जो है या तो पैरा इलेक्ट्रिक फेस में मिलेगा या फिर फेरो इलेक्ट्रिक। इसमें मिलेगा, फेरो इलेक्ट्रिक में मिलेगा। From equation 2 to A to B, their solution determines system is in two phase। कौन कौन सा? एक तो पैरा इलेक्ट्रिक फेस होगा या फिर फेरो इलेक्ट्रिक फेस। तो ये देखते हैं, अभी प्रूव करेंगे, है ना। पैरा इलेक्ट्रिक में P इक्वल टू 0, पोलराइजेशन 0, और फेरो में P नॉट इक्वल टू 0, P नॉट इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम लैंडाउ थ्योरी, G क्या है? G इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कोफिशिएंट। दैट मीन्स हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? वी कैन रीड एज G2 इज इक्वल टू गामा T माइनस T0, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि पहले ही बोल दिया गया था ना कि G क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट कोफिशिएंट है। तो हमने लैंडाउ थ्योरी से G2 बराबर क्या कंसीडर कर लिया? गामा T माइनस T0। यहां पर गामा जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है। गामा क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। T सिंपल टेम्परेचर है और T0 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। क्रिटिकल नहीं है ये,
ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब देखो इस इक्वेशन से जी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। ये जो इक्वेशन अभी लिखा गया है उससे डिपेंडेंट दिख रहा है कि नहीं, जी दिख रहा है ना, ठीक। तो जैसे जैसे टी इंक्रीज होगा जी भी लीनियरली वेरी हो करेगा कि नहीं करेगा। जब कोई भी इक्वेशन इक्वल वाले फॉर्म में मिल जाता है तो वो कैसा होता है, लीनियर वेरी करते हैं। तो इधर g इज इक्वल टू टी है कि नहीं है, तो t इंक्रीज होगा तो कौन इंक्रीज होगा, g इंक्रीज होगा, तो लीनियरली इंक्रीमेंट देखने को हमको मिलेगा। अब देखो इसमें कंडीशंस लगाते हैं, इफ t is greater than t0, t is greater than t0, तो g2 की वैल्यू क्या होगी, g2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, t ग्रेटर देन t0 है, पॉजिटिव होगा, क्या हो जाएगा ये, पॉजिटिव, ठीक है। और t लेस देन t0, इस कंडीशन में g2 की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड t इक्वल टू t0, यहां पर g2 की वैल्यू 0, g2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो देखो अब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है कि g2 इज इक्वल टू पॉजिटिव, निगेटिव और 0 जो मिल रहा है, जब हमने कंडीशन रखा t ग्रेटर देन t0, t लेस देन t0 और t इक्वल टू t0, तो इसी में ही बताना है। यही ये जो कंडीशंस मिल रहा है इसी से पता चलेगा कि ये फेरो इलेक्ट्रिक फेज में है, पैरा इलेक्ट्रिक फेज में है, या क्रिस्टल किधर है। तीन है ना, तो दो के लिए तो हो गया, तीनों में कोई भी दो को रख लेगा कौन, या तो पैरा इलेक्ट्रिक या तो फेरो इलेक्ट्रिक। तीसरा वाला क्या रहेगा, नहीं पता, तीसरा वाला क्या फेज रहेगा, नहीं पता वाला रहेगा। समझ में आ रहा है, तो सोचो थोड़ा सा, उसको रोक दो। पे लिख लिया ना सभी ने इतना, राघवेद इधर इधर, ठीक, बाद में रिप्लाई देना। अभी इधर देखो, देखो G2 इज इक्वल टू पॉजिटिव, G2 इज इक्वल टू निगेटिव और G2 इज इक्वल टू 0। तो ये याद रखने वाला कंडीशन है। अब इस टॉपिक में इसको एकदम से दिमाग में फिट कर लेना कि जहां पर G2 इज इक्वल टू पॉजिटिव आया वो पैरा इलेक्ट्रिक फेज है, G2 इज इक्वल टू निगेटिव आया वो फेरो इलेक्ट्रिक फेज है, और G2 इज इक्वल टू 0 आया वो क्या है, होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरा इलेक्ट्रिक फेज को, ठीक है। पैरा इलेक्ट्रिक फेज में पोलराइजेशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और इसमें फेरो इलेक्ट्रिक, P नॉट इक्वल टू 0, और G2 इज इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स ये कैसे 0 है, क्यों 0 है, जब टेम्परेचर रिचेस टू कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, तो ऑलमोस्ट ये जो कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर जो T0 है ये ऐसा होता है कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर से इक्वल होता है या उससे थोड़ा सा छोटा होगा, एकदम छोटा नहीं होता। समझ पा रहे हो, जैसे हम लोगों ने क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू क्या कंसीडर किया अभी तक जब से पढ़ रहे हैं, 492, कितना कंसीडर किया है, 492। तो सपोज कर लो कि ये T0 जो है 490 होगा या 485 होगा, कितना होगा, 490, 485 या फिर 492 भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 492 नहीं होगा। तो T0 ऑलमोस्ट क्या है, एक प्रकार से क्रिटिकल टेम्परेचर जैसा ही है। समझ में आ रहा है, तो इस कंडीशन में T इक्वल टू T0 पे G2 क्या हो जाता है, इस इक्वेशन से 0 हो जाता है। तो भाई अब आपका जो क्रिस्टल है वो एकदम हाई टेम्परेचर पर हो गया ना, क्रिस्टल किधर हो गया, हाई टेम्परेचर पर। अब जब क्रिस्टल हाई टेम्परेचर पे हो जाता है तो हमें मालूम है, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि उसके आयंस है या मॉलिक्यूल्स या एटम्स है, वो क्या होता है, वाइब्रेट होना शुरू करता है, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो रहता है उसको छोड़ के किसी दूसरे वाले पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। ये सब होता है कि नहीं होता, यानी कि कुल मिला के ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्रिस्टल या सिस्टम इनस्टेबिलिटी वाले फेज में जा चुका है। किधर जा चुका है, इनस्टेबिलिटी, क्योंकि अब इस कंडीशन में क्रिस्टल पहले जैसा नहीं रहेगा, अब वो चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, T इक्वल टू T0 पे यहां पर सिस्टम कैसा रहेगा, सिस्टम इज इन स्टेबिलिटी स्टेट,
इन स्टेबिलिटी स्टेट। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी के साथ में ये वाला जो टॉपिक है ये एंड हो रहा है G2 लैंडौ थ्योरी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, फर्स्ट और सेकंड पे आएंगे तो ये टॉपिक खत्म, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे दे सकता है ना, एक्सप्लेन लैंडौ थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन एंड डिराइव देयर फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन, ऐसा करके, या उसको भी डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको? टफ तो नहीं लगा? इजी है, एक बार पढ़ोगे तो दिमाग में हो जाएगा। ठीक है, उसको रोक दो। हेडिंग डालें अब। एक काम करो तो इसको नया बना दो।